नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए अहंकार उपन्यास का तीसरा तथा अंतिम अध्याय। अहंकार उपन्यास के आगे के 2 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अहंकार उपन्यास अंतिम अध्याय। लेखिका आशा पूर्णा देवी। सज्जन बोले, मैं आपका नाम जानता हूँ मिसेस घोष, मैं हूँ निखिल सेन। इसके बाद ढूंढ ढूंढ कर एक थर्मामीटर लिए नर्स पकड़कर ले आए निखिल सेन। बुखार नापा गया, कुछ कम नहीं था। अरे एकाएक बुखार क्यों आया? रीता का चिंता आतुर प्रश्न सुनकर खींच कर नर्स बोली, यह बात आप अपने डॉक्टर से पूछिए ना जाकर। उसके बाद रुकी नहीं, खटखट करके चली गई। समय खत्म हो गया। रीता लोगों को जाना पड़ गया। व्यर्थ में ही फोन करके असफल हुए दोनों डॉक्टर से बात न हो सकी। बाहर आकर भी निखिल सेन के साथ लाबू के बारे में ही बातें होती रहीं। अद्भुत, इंटेलिजेंट, अच्छे घर में जन्मी होती और लिखने पढ़ने का मौका मिला होता तो कितनी उन्नति कर सकती थी। यही सब बातें। अब और उन्नति? रीता गहरे दुख से बोली, इसकी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। कभी कभी शाम को मऊ को दीपक मेंशन में छोड़कर रीता लाबू को देखने जाती है। वापस जाते समय माँ के पास चाय पीकर लड़की लेकर चली जाती है। और आज ऐसा ही किया था। चाय की मेज के सामने बैठते हुए सुलेखा बोली, उस दिन के बाद से तो दामाद ने यहाँ आना ही छोड़ दिया। और तूने ही क्या सोचा है? रोज रोज उस गंदे अस्पताल में जाकर बैठे रहना? अपनी बेटी तक की देखभाल नहीं कर रही है। बहुत तो कर दिया गया है, 4-5 हजार रुपये भी तो उनके पैरों पर चढ़ा दिया है। अब और क्या प्रायश्चित चाहिए? रीता ने माँ की ओर गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा, और हजारों रुपए डालने पर भी उनकी लड़की का पांव वापस नहीं आएगा माँ। बेटी की भावुकता पर सुलेखा खींच उठी। एक मिस्त्री की लड़की ही तो है। विभास ने कुछ जानबूझकर तो दबाया नहीं था। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है। मेरी बेटी इस बात का बतंगड़ कर रही है। अपनी खींच को ना छुपाते हुए वह बोली, भाग्य ही सब कुछ करवाता है रीता। खेलते खेलते भी उस लड़की का पांव टूट सकता था। इतना नखरा करने से काम नहीं चलने का। नीता भी बोली, सच दीदी, लगता है तूने घर गृहस्थी त्याग दी है। तेरा अजीत कुमार उस दिन बता रहा था, तूने डांटना तक छोड़ दिया है। खूब ही डेंजरस बात है। खैर, शशि की लड़की को अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी? छुट्टी? रीता बोली, अभी छोड़ने का सवाल कहाँ उठता है। अब तो उसे गोल्डन नर्सिंग होम में ले जाया जा रहा है। इसके बाद ऑपरेशन करके देखा जाएगा कि क्या किया जा सकता है। सुलेखा आश्चर्यचकित होकर बोली, इसके मतलब अब और राजसी खर्च का झटका? यह सब क्या तुझे करना पड़ेगा? रीता, और नहीं तो क्या, शशि मिस्त्री करेगा। सुलेखा का जी जल उठा। लड़की की यह ज्यादती उन्हें असहनीय लगी। नाराज होकर बोली, लड़की के लिए उसे कुछ कम रुपए तो नहीं मिले? लड़की के लिए नहीं मिले माँ, रीता बोली। लड़की के बदले में पाया है। गरीबी का इतना ही लाभ है ना मिलता तो क्या शशि कहने आता कि दोष उसकी लड़की का है और उसके भाग्य का? पता नहीं बेटा, तुम ही जानती हो, पर मैं यह जरूर कहूंगी कि तू तिल का ताड़ कर रही है। और तेरे बाबूजी भी यही कह रहे थे। बाबूजी? रीता जरा रुकी और फिर बोली, उसी दामाद के ससुर है ना। अच्छा, चलती हूँ। मऊ कहाँ गई? अब सुलेखा लड़की को रोकने का प्रयास करने लगी। खाना खाकर जाने के लिए कहा। पिता के लौटने पर उनकी मोटर पर भी जाने के लिए कहा। बोली, आज बढ़िया खाना बना है, दामाद के लिए भी दे देंगी। परंतु रीता मानी नहीं। बोली, आज मन खराब हो रहा है, रहने दो माँ। नीता बोल उठी, मन की बीमारी का नया कारण क्या पैदा हो गया? अरे आज देखा, लड़की को एकाएक काफ़ी बुखार चढ़ गया है। बुखार होना ठीक नहीं, फिर डॉक्टर भी आसानी से पकड़ में नहीं आते। इस गोल्डन नर्सिंग होम में आ जाए तो निश्चिंत हो जाऊं। प्राइवेट है पर हर वक्त डॉक्टर मिले, डॉक्टर तो रहेगा। चाय पीकर चली गई। सुलेखा सांस छोड़ते हुए बोली, यह शशि की लड़की तो मेरी बेटी के लिए शनि है। इसी के कारण दामाद तक से मनोमालिन्य हो गया है इसका। इतने सुख से थे, खुश थे। नीता, खुश रह सकती है पर क्या सुखी थी माँ? क्यों नहीं होगी भला? सुलेखा बिगड़कर बोली। नीता धीरे से हंसकर बोली, जिस वजह से तुम नहीं हो। मैं क्या सुखी नहीं हूँ? नीता, हो क्या? तब तो अच्छा ही है, मेरी एक गलत धारणा टूट गई। सुंदर खाट, सुंदर बिस्तर, सुंदर घर, यह अभागे शशि मिस्त्री की लड़की के भाग्य में लिखा ना था।
गंदे परिवेश से ही उसे विदा लेना पड़ा। अस्पताल ने ही उसे छोड़ दिया। आज केवल गले तक नहीं, मुंह तक चद्दर ढकी हुई थी। उस और निर्विमेष दृष्टि से देखते हुए रीता बोली, मनुष्य कितना अक्षम है, देख रहे हैं ना निखिल बाबू। निखिल सेन स्तब्ध हो गए थे। बोले, यह तो हर घड़ी इंसान देख रहा है, फिर भी अहंकार की सीमा नहीं। रीता, मैंने अहंकारवश ही सोचा था कि लड़के का जीवन भर ना लड़की वास्तव में बड़ी समझदार थी। रीता पर आजीवन काल बोझ बने रहने के लिए अपना अधकटा शरीर लेकर पड़ी नहीं रही। फिर मरी भी ऐसा समय देखकर कि अब विभास कमल नामक आदमी को खून करने के जुर्म से कोर्ट के कटघरे में खड़ा तब तक नहीं किया जा सकेगा। उसका भाग्य ही अनुकूल है। एक्सीडेंट के 4 हफ्ते बाद अगर कोई बुखार होने का कारण मर जाए तो किसे दोष दिया जाए? जबरदस्त इन्फ्लुएंजा क्या मृत्यु का कारण नहीं हो सकता? फिर बिला वजह इन्फ्लुएंजा भी तो हो ही सकता है। बाहर शशि की पत्नी रो रोकर समस्त परिवेश को भारी कर रही थी। भाग्य को, भगवान को और हाथ से फिसलकर निकल गई लड़की को पुकार पुकार कर पूछ रही थी, गई तो उसी दिन तभी क्यों ना चली गई? आशा देकर निराश क्यों किया? झूठी दिलासा क्यों दी? रीता भी यही सोच रही थी। पास खड़े अल्पकालीन परिचित व्यक्ति के आगे अपने दिल की बात कहते हुए बोली, क्या आप बता सकते हैं क्यों? केवल क्या बड़े आदमी की असुविधा का ध्यान रखकर? असुविधा? निखिल सेन देखते रह गए। रीता बोली, असुविधा नहीं तो और क्या? अब क्या इस आदमी को खून करने के अपराध में कोर्ट तक घसीटा जा सकेगा? अल्प परिचित निखिल सेन गंभीर भाव से बोले, कोर्ट में तो आपको ले जाकर खड़ा करना चाहिए। आप अपने पति को? जानती हूँ, रीता थके थके स्वर में बोली, जानती हूँ मिस्टर सेन, फिर भी लग रहा है भाग्यवानों के अपराध की कोई सजा नहीं होती। क्या हमेशा पृथ्वी पर यही नियम चलेगा? इस परिस्थिति पर भी निखिल सेन मुस्कुराए, बोले, अब जब भगवान भी इन लोगों के दर में है तो उपाय ही क्या है? सच, उपाय क्या है? ईश्वर जब अपनी क्षमता का अंश किसी से कहते हैं तब शायद उन्हें अपना व्यक्ति समझने लगते, अतएव उनके साथ अपना सा व्यवहार भी करते हैं। फिर भी रीता नामक मूर्ख लड़की विभास कमल घोष का एक घर लौटकर नहीं गई। नौकरी ढूंढने लगी और माँ के पास आकर अक्सर कहा करती, माँ, मुझसे ये खून की कमाई खाई नहीं जाएगी। जितने दिन तक नौकरी नहीं मिलती जरा रहने खाने दो। और तेरी लड़की गरीबों की तरह रखना चाहे तो माँ के साथ रहे और अमीरों के साथ रहना चाहे तो बाप के साथ रहे। यही तेरी बुद्धिहीन बेटी की बुद्धिहीनता है माँ। एक मिस्त्री की लड़की के कारण तू अपना जीवन बर्बाद कर डालेगी, माँ ने कहा। परंतु जीवन में क्या सचमुच कुछ था माँ? सुलेखा उदास होकर बोली, मैं क्या कहूँ बेटी, तू ही बता। मैंने क्या अपने बारे में सोचा है? शायद मैं भी ना सोचने बैठती माँ, अगर ऐसा बड़ा धक्का लगा ना होता। लेकिन सोचती हूँ उसे जेल से बचाकर नुकसान ही किया है हमने। कुछ दिन तक जेल हुआ था तो मैं सहानुभूति की नज़र से देखती उसे, अब तो वह बात भी नहीं। तू जरा विभास की बात भी सोचने की कोशिश कर रही था, जानबूझकर तो उसने ऐसा नहीं किया। मैंने बहुत सोचा है माँ, बहुत। सोचते सोचते पागल हुई जा रही हूँ। इस समय इसके अलावा और कुछ सोचते ही नहीं बन रहा। सुलेखा धीरे धीरे बोली, अभी ऐसा लग रहा है, बाद में सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो फिर पहले की तरह हंसेगी, बोलेगी, घूमेगी फिरेगी। रीता भी धीरे से बोली, शायद तुम्हारा कहना ठीक है माँ, लेकिन यह स्वरूप पहले मेरे लिए अनजाना था। अब जान लेने के बाद उस जीवन को छूने तक की इच्छा नहीं हो रही है। सुलेखा लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, लोगों को मुंह दिखाने लायक भी तो रहना चाहिए बेटी। सुलेखा लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, लोगों को मुंह अपने देखने लायक ना रहा, उसकी दूसरों की नज़र में क्या कीमत रही माँ? सुलेखा, अगर तेरा यही हाल रहा तो अपने बाप को कैसे बर्दाश्त कर रही है? ससुर और दामाद दोनों ही तो एक हैं। रीता माँ की तरफ देखकर बोली, माँ तुम गलत कह रही हो, एक जैसे नहीं है। पिताजी में और कुछ भी हो पर वे कापुरुष नहीं है, यानी कि कायर। और शायद तभी तुम उनके साथ रही हो, मेरे साथ यह बात नहीं है।